ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल मिट्रल वॉल्व का एरिया होता है, मतलब ये एरिया जो होता है वो कितना होता है, 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। ठीक है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से यहाँ पे इस वॉल पे कोई चीज़ आकर डिपॉजिट हो जाए, या इस वॉल का फाइब्रोसिस हो जाए या कैल्सिफिकेशन हो जाए, तो अगर ये फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन होने की वजह से अगर ये नैरोइंग हो जा रहा है वॉल्व का, और ये एरिया कम होके 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या उससे भी कम हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिट्रल स्टेनोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिट्रल स्टेनोसिस। और ये बात कि अगर मिट्रल स्टेनोसिस कितना एरिया इन्वॉल्व हुआ है या कितना एरिया अभी बचा रह गया, उसके अकॉर्डिंग मिट्रल स्टेनोसिस 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज, सेकेंड स्टेज और क्या होता है, थर्ड स्टेज। अगर एरिया कम होके 1.5 से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा हुआ है, इतना रह गया है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव मिट्रल स्टेनोसिस। क्या नाम देंगे, प्रोग्रेसिव मिट्रल स्टेनोसिस। लेकिन अगर यही एरिया 1.5 से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से 1.5 के बीच में रह गया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस बोलते हैं। और ये एरिया कम होके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से भी अगर कम हो गया है, तो ये क्या कहलाता है, वेरी सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस। तो 3 स्टेजेस हम लोगों ने देखा, एक प्रोग्रेसिव मिट्रल स्टेनोसिस, सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस, और क्या देखते हैं, वेरी सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे प्रोग्रेसिव मिट्रल स्टेनोसिस और सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस में कार्डियक आउटपुट क्या रहता है, तुम्हारा नॉर्मल रहता है। ठीक है। सीवियर वाले में भी तुम्हारा कार्डियक आउटपुट क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सीवियर वाले में अगर एक्सर्शन हो रहा है, तो इसमें हो सकता है बॉडी की डिमांड बढ़े, तब इसके सिम्टम्स लाइक डिज्निया देखने को मिल सकते हैं। लेकिन वेरी सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस में कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसका जो सिम्टम होता है डिज्निया, वो तुम्हें देखने को मिलता है। और भी सिम्टम भी तुम्हें तरह तरह के देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग इतना तो समझ गए कि हाँ भाई, मिट्रल स्टेनोसिस में क्या हो रहा है, नैरोइंग ऑफ वाल्व हो जा रहा है। लेकिन रीज़न क्या है, कॉज क्या है, किसकी वजह से ये नैरोइंग हो रही है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी इटियोलॉजी पढ़ेंगे। इटियोलॉजी में जो इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एक लाइन में हमको ये याद रखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मिट्रल स्टेनोसिस है, वो तुम्हारा क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही कॉज करेगा, मोस्ट कॉमन कॉज रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। बाकी और जैसे एसएलई और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एसएलई या रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी इसके कॉज होते हैं। ठीक है। और म्यूकोपॉलीसेक्राइड की डिसीज़ जैसे हर्लर सिंड्रोम भी होता है, वो भी इसके कॉज होते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज है, कि जब कभी भी किसी को रूमेटिक हार्ट डिसीज़ होता है, तो उसमें क्या होता है, वाल्व इन्वॉल्व होते हैं। और जो मोस्ट कॉमन वाल्व होता है रूमेटिक हार्ट डिसीज़ में, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ के बारे में थोड़ा ब्रीफली एक बार देखते हैं कि जो मोस्ट कॉमन वाल्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो तुम्हारा क्या रहेगा, मिट्रल वाल्व रहेगा। और उसके बाद क्या रहता है, तुम्हारा एओर्टिक वाल्व रहता है। फिर आगे चल के तुम्हारा ट्राइकस्पिड रहेगा, ट्राइकस्पिड वाल्व रहेगा, और फिर तुम्हारा क्या रहेगा, पल्मोनरी वाल्व रहेगा। मतलब हम लोग याद करने के लिए समझ सकते हैं कि मैटअप से याद कर सकते हैं कि रूमेटिक हार्ट डिसीज में मैटअप के ऑर्डर में वाल्व इन्वॉल्व होता है, जो कि मोस्ट कॉमन रहेगा, वो तुम्हारा कौन सा रहेगा, मिट्रल वाल्व रहेगा। याद रखना, जब भी किसी को रूमेटिक हार्ट डिसीज हुआ, तो सबसे पहले एक्यूट की कंडीशन में रूमेटिक हार्ट डिसीज में मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है। मैं इसलिए यहाँ पे ये जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी को रूमेटिक हार्ट डिसीज हुआ तो डायरेक्ट मिट्रल स्टेनोसिस हो जाएगा, नहीं। जो मेनली होता क्या है, वो क्या होगा, मोस्ट कॉमन वाल्व कौन सा इन्वॉल्व होगा, मिट्रल वाल्व। उसमें होगा क्या, मिट्रल रिगर्जिटेशन। लेकिन इसी में से 100 में से लगभग 40 लोगों को, 100 में से 40 लोगों को क्या हो जाता है, आगे चल के मिट्रल स्टेनोसिस। इसका मतलब लेट कॉम्प्लिकेशन है किसका, रूमेटिक हार्ट डिसीज का, मिट्रल स्टेनोसिस। होता क्या है कि जैसे हम लोग ध्यान में ये रखेंगे कि प्रॉब्लम होता क्या है, कि जैसे मान लीजिए ये हार्ट है, और हार्ट के बाद ये अपना मिट्रल वाल्व हुआ, मिट्रल वाल्व में क्या हो जाता है, तुम्हारा फाइब्रोसिस हो जाती है। किसकी वजह से फाइब्रोसिस हुआ, ये रूमेटिक हार्ट डिसीज की वजह से यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, वाल्व का कैल्सिफिकेशन हो गया। तो अब ये एक बात बताओ, जब इस पे फाइब्रोसिस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इमोबिलाइज जो वाल्व हो जाएगा, ये इमोबिलाइज वाल्व हो जाएगा, और जो मूव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो ब्लड था, क्या लेफ्ट आर्टरियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा था, ये एओर्टा के जरिए पूरे बॉडी में सप्लाई हो रहा था, अब ये क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा।
जब ये नहीं हो पाएगा इसका मतलब हो जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में, इसका लेफ्ट आर्टरियम का प्रेशर बढ़ेगा। और जो ड्रेनेज हो रहा था अभी तक, ध्यान से समझो, जो ड्रेनेज हो रहा था अभी तक, ये जो लंग्स था अपना, लंग्स का जो ब्लड था पल्मोनरी वेन के जरिए कहाँ से आ रहा था, लंग से कहाँ आ रहा था, लेफ्ट आर्टरियम में। लेकिन यहाँ प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से पास नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में भी प्रेशर बढ़ेगा। और जब कभी भी यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पे अगर ड्रेनेज नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे क्या तुम्हें देखने को मिलता है, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। और हम लोग जानते हैं कि पहले से ही हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर कभी भी पल्मोनरी एडिमा किसी को होता है, चाहे कोई भी कंडीशन में पल्मोनरी एडिमा हो, अगर पल्मोनरी एडिमा होता है तो हम लोग जानते हैं ऐसे पेशेंट में अगर हम लोग एक्सरे करा के इसके लंग्स का एक्सरे करें तो हमको क्या मिलेगा, कार्ली बी लाइन मिलेगा। तो ऐसा नहीं सिर्फ मिट्रल स्टेनोसिस में तुम्हें कार्ली बी लाइन मिल रहा है, जब कभी भी पल्मोनरी, यहाँ पे कॉस मिट्रल स्टेनोसिस है, लेकिन कभी भी पल्मोनरी अगर एडिमा होगा तो एक्सरे कराओगे तो कार्ली बी लाइन तुम्हें देखने को मिलेगा। साथ में तुम्हें क्या मिलेगा, क्रेपिटेशन तुम्हें देखने को मिलेगा। क्या सुनाई देगा, क्रेपिटेशन सुनाई देगा। और एक बात याद रखना, एक स्पेशल टाइप का जब भी पल्मोनरी एडिमा होता है तो पिंक फ्रॉदी स्पुटम मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये किस में मिलेगा, मिट्रल स्टेनोसिस में। कब मिलेगा, जब पल्मोनरी एडिमा हुआ तो पिंक फ्रॉदी स्पुटम मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट अलग से इसको ध्यान में रखना, ठीक है। कार्ले बी लाइन, क्रेपिटेशन और पिंक फ्रॉदी स्पुटम, किसकी वजह से, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा हुआ है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इधर राइट साइड में अगर हम लोग आ जाएं तो हम लोग को पता है कि पल्मोनरी आर्टरी, हम लोग को पता है कि जो राइट वेंट्रिकल होता है वहाँ से ब्लड लेके कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। कौन लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाता है। और ये ब्लड कहाँ से आ रहता है, तुम्हारा राइट आर्टरियम से आता है और यहाँ से होके यहाँ जाता है। लेकिन समझो कि अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है, यहाँ पे ब्लॉकेज है, सही से पास नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब राइट वेंट्रिकल पे भी क्या बढ़ेगा, ओवरलोड बढ़ेगा। जब राइट आर्टरियम पे ओवरलोड बढ़ेगा तो आगे चल के राइट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी भी तुम्हें देखने को मिल सकता है। और आगे चल के यही राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी राइट वेंट्रिकल फेल्योर में जा सकता है, ठीक है। और इसी मतलब जो राइट वेंट्रिकल है इस पे जब ओवरलोड बढ़ेगा तो यहाँ पे भी ड्रेनेज नहीं हो पाएगा, राइट आर्टरियम का ब्लड इसमें नहीं आ पाएगा, तो धीरे धीरे ये क्या डेवलप कर सकता है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन डेवलप कर सकता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं जब यहाँ से ड्रेनेज नहीं होगा तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में भी ड्रेनेज नहीं हो पाएगा। और इन्फीरियर वेना कावा को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इन्फीरियर वेना कावा में ही एक और वेन का ड्रेनेज होता है, हम लोग जानते हैं हिपैटिक वेन। किसका ड्रेनेज होता है, हिपैटिक वेन का भी ड्रेनेज होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये समझे कि अगर मिट्रल स्टेनोसिस हुआ, आगे चल के वो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में, राइट वेंट्रिकल फेल्योर में गया, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगा, तो आगे चल के ये तुम्हें क्या देखने को मिल सकता है, हिपैटिक वेन, इंफीरियर वेना कावा ड्रेनेज नहीं कर पाएगा ब्लड को, तो हिपैटिक वेन का भी ड्रेनेज नहीं होगा, जिसकी वजह से तुम्हें क्या देखने मिलेगा, लीवर में कंजेशन देखने को मिलेगा, हिपैटोमीगली देखने को मिलेगा। और हिपैटोमीगली देखने को मिलेगा तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या मिलेगा तुम्हें, हिपैटोमीगली देखने को मिल सकता है। यही ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की वजह से अगर ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है सही से राइट आर्टरियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में, तो ये ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होने की वजह से तुम्हें क्या देखने को मिलता है, एक फाइंडिंग मिलती है पल्सेटाइल लीवर। पल्सेटाइल लीवर तुम्हें देखने को मिलेगा, वही कंजेशन की वजह से, ड्रेनेज ना होने की वजह से। तो याद रखना ये कंडीशन किस में मिल रहा है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में। अब इसका एक रीजन कौन सा है, तुम्हारा मिट्रल स्टेनोसिस। मिट्रल स्टेनोसिस के लेट कंडीशन में अगर ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हुआ तो पल्सेटाइल लीवर देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछता है पल्सेटाइल लीवर किस कंडीशन में मिलेगा, तो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन आंसर बताना है, जैसा कि 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस कंडीशन में पल्सेटाइल लीवर तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे चल के ड्रेनेज नहीं होगा तो वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि एसाइटिस तुम्हें देखने को मिल जाएगा, कोई इसमें कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एंकल एडिमा तुम्हें देखने को मिल जाएगा, इसमें भी कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें क्या मिल जाएगा, प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिल सकता है, स्पेशली राइट साइड का प्लूरल इफ्यूजन तुम्हें देखने को मिलेगा। ये तुम्हें इसके कंडीशंस देखने को मिलेंगे, ये सिम्टम देखने को मिलेंगे। बाकी जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो तुम्हारा कौन सा होता है, डिस्निया होता है। क्या होगा, डिस्निया होगा। और आगे चल के अगर पल्मोनरी पे लोड ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर पल्मोनरी पे लोड ज़्यादा बढ़ रहा है तो आगे चल के वाइटल कैपेसिटी, TLC और मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी भी तुम्हारी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो और भी सीवियर कंडीशन है और भी डिस्निया तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है। एक अब हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एस्कल्टेटरी फाइंडिंग ऑफ द मिट्रल स्टेनोसिस।
कि एस्केलेशन करने पे क्या क्या हमको देखने को मिलेगा। तो इम्पॉर्टेंट बात पहले हम लोग ये समझते हैं कि सबसे पहले मान लो इसको क्या मानते हैं, S1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, S2 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, S1 फिर से मानते हैं। हम लोग जानते हैं फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकंड हर्ट साउंड के बीच में क्या होता है, हमेशा सिस्टोल होता है। क्या होता है, सिस्टोल। और सेकंड हर्ट साउंड और फर्स्ट हर्ट साउंड के बीच में क्या होता है, डायस्टोल होता है। क्या होता है, डायस्टोल होता है। ठीक है, इसमें हम लोग MS में मतलब मिट्रल स्टेनोसिस में सिर्फ 5 पॉइंट याद रखेंगे, उससे अपने सारे एस्केलेटरी फाइंडिंग्स मिल जाएंगे, सबको याद हो जाएगा, अभी याद हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट जो मिलता है हमको यहाँ रखना है कि लाउड S1 मिलेगा। पहला क्या मिलेगा, लाउड S1 मिलेगा, लाउड S1 मिलेगा। सेकेंड हम लोग जानते हैं S2 मतलब क्या हो गया तुम्हारा, सेकेंड हर्ट साउंड। किस वजह से मिलता है, A2 और P2 के क्लोज होने से, एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व के क्लोज होने से तुम्हें ये क्या मिलता है, A2 और P2 के क्लोज होने से तुम्हें क्या मिलता है, S2 मिलता है। इसका जो सेकंड रहता है वो क्या तुम्हें देखने मिलेगा, लाउड P2 देखने को मिलेगा। तो सेकंड कौन सा पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या मिलेगा, सेकंड क्या तुम्हें मिलेगा, लाउड P2। थर्ड में अगर मैं बात करूं तो ये तुरंत S2 के बाद या लाउड P2 के बाद क्या मिलता है, ओपनिंग स्नैप मिलता है। क्या मिलता है, ओपनिंग स्नैप। ये तुम्हारा कौन सा हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, मतलब थर्ड बॉक्स बन गया। ठीक है, इसके बाद याद रखना है यहाँ से S2 से S1 के बीच में क्या होता है, डायस्टोल होता है। और इसकी अगर मैं बीच की बात करूँ तो ये क्या कहलाता है, मिड डायस्टोलिक मरमर। क्या कहलाता है, मिड मतलब बीच में, मिड डायस्टोल के बीच में हो रहा है तो मिड डायस्टोलिक मरमर मिलेगा। क्या मिलेगा तुम्हारा, मिड डायस्टोलिक मरमर तुम्हें देखने को मिलेगा। एकदम लास्ट एक बॉक्स तुम्हारा ये बन गया, मतलब फोर्थ पॉइंट तुम्हारा ये हो गया। अगर मैं एकदम लास्ट की बात करूं तो फिर से यहाँ पे क्या स्टार्ट होने वाला है, सिस्टोल। होता क्या है मिट्रल स्टेनोसिस में, सिस्टोल के जस्ट पहले मरमर की इंटेंसिटी काफ़ी हाई हो जाती है। इस मरमर को हम लोग बोलते हैं प्री सिस्टोलिक, मतलब सिस्टोल के पहले प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन। क्या बोलेंगे, प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन। तो ये कौन सा बॉक्स बन गया, 5th नंबर का बॉक्स बन गया। ठीक, तो याद रखना है हम लोगों को क्या मिलेगा, पहला हम लोगों ने क्या पॉइंट पढ़ा, लाउड S1 मिलेगा। क्या मिलेगा, लाउड S1। सेकेंड हम लोगों को क्या मिलेगा, लाउड P2 मिलेगा। क्या मिलेगा, लाउड P2 मिलेगा। थर्ड हम लोगों को क्या मिलता है, ओपनिंग स्नैप। क्या मिलता है, ओपनिंग स्नैप मिलता है, ओपनिंग स्नैप मिलता है। फोर्थ हम लोगों ने क्या पढ़ा, मिड डायस्टोलिक मरमर। जब हम लोग अलग से मरमर पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ते हैं कि मिड डायस्टोलिक मरमर में मिट्रल स्टेनोसिस पाया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्या पढ़ा हम लोगों ने कि तुरंत पकड़ में आ जाता है कि मिट्रल स्टेनोसिस की बात कर रहे हैं, प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन। साथ में कुछ लोग इसमें 6 हम लोग ऐड कर लेते हैं, टैपिंग एपेक्स बीट भी मिलता है। याद करने के लिए यहाँ ही इसको ऐड कर दिया 6 नंबर पे। ठीक है, इसी बात को मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि सबसे पहले क्या मिलेगा, फर्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा, लाउड S1, फिर क्या मिलेगा, लाउड P2, फिर क्या मिलेगा, ओपनिंग स्नैप, फिर मिड में क्या मिला भैया, मिड डायस्टोलिक मरमर मिला। क्या मिला, मिड डायस्टोलिक मरमर। और फिर क्या मिला, प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन मिला, प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा याद रखना है, लाउड S1 के बारे में थोड़ा सा हम लोग और पढ़ते हैं कि जो S1 है ना, S1 जो S1 साउंड है, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मिट्रल स्टेनोसिस में जो S1 होता है वो तुम्हारा क्या मिलता है, लाउड S1 मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर यही S1 अगर ये स्टेज आगे बढ़ता है, अगर जो मिट्रल वॉल्व है उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाए, क्या हो जाए, कैल्सिफिकेशन हो जाए, या तुमसे बोल दे कि कैल्सिफाइड मिट्रल स्टेनोसिस में या कैल्सिफाइड मिट्रल वॉल्व में कौन सा तुम्हें मिलेगा, तो सॉफ्ट, कौन सा S1 मिलेगा, तो सॉफ्ट S1 मिलेगा। लेकिन अगर यही कॉम्प्लिकेशन करके, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मिट्रल स्टेनोसिस का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो आर्टेरियल फिब्रिलेशन होता है। तो अगर यही कॉम्प्लिकेट करके आर्टेरियल फिब्रिलेशन में चला गया है तो इसमें वेरिएबल S1 देखने को मिलता है। तो S1 के बारे में मैंने इन जनरल क्या बोला कि तुम्हें लाउड S1 याद रखना है, लेकिन अगर कैल्सिफिकेशन या कैल्सिफाइड वॉल्व हो गया है तो सॉफ्ट S1 याद रखना है। अगर आगे चल के एओर्टिक आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो गया है तो क्या बोलोगे, वेरिएबल S1 मिलता है। तो सबसे पहले ये तुम्हें देखना है, ये मिलेगा, उसके बाद और सीवियर हुआ तो ये मिलेगा, और एकदम आर्टेरियल फिब्रिलेशन में चला गया तुम्हें क्या मिलेगा, वेरिएबल S1 मिलेगा। बाकी वो 5 पॉइंट हम लोग जानते ही हैं। एक पॉइंट और आता है, हम लोग यहाँ पे फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने इसको क्या पढ़ा, S1 पढ़ा, इसको पढ़ा S2 पढ़ा, फिर इसको क्या पढ़ा, S1 पढ़ा। मतलब ये S1 हुआ, ये S2 हुआ, और ये तुम्हारा
S1 हुआ। यहाँ पे क्या मिलेगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या मिलेगा, लाउड S1 मिलेगा, ठीक है। अगर कैल्सिफाइड हो गया तो सॉफ्ट S1 मिल जाएगा, अगर आर्टेरियल फिब्रिलेशन में चला गया तो वेरिएबल S1 मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, लाउड P2 मिलेगा। यहाँ पे तुम्हें ओपनिंग स्नैप मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें मिड डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हारा, प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन मिलेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, पांचों पॉइंट हम लोग को एकदम याद आ गया। लेकिन कभी कभी हो सकता है, वैसे इतना डिटेल में वो पूछते नहीं, अभी IPCT में नहीं पूछ रहा है, लेकिन ध्यान में रखना ये है कि अगर सीवियरिटी ऑफ द मिट्रल स्टेनोसिस पूछे, हैरिसन में बता रखा है, इस वजह से हम इसमें जिक्र कर रहे हैं कि अगर सीवियरिटी ऑफ द मिट्रल स्टेनोसिस पूछे तो 2 पॉइंट में हम लोग बता सकते हैं कि अगर ये जो लाउड P2 है और जो ओपनिंग स्नैप है, ये जो लाउड P2 और ओपनिंग स्नैप के बीच का गैप है, ये गैप अगर किसी तरीके से कम हो जाए, मतलब धीरे धीरे सीवियरिटी में जाएगा तो ये गैप कम होता जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट बताता है कि मिट्रल स्टेनोसिस का सीवियर कंडीशन है। तो देखो, अगर यही बात को मैंने लिखा है कि प्रॉक्सिमिटी मतलब पास आ जाना, क्या S2 साउंड एंड द ओपनिंग स्नैप गैप, जो ओपनिंग स्नैप और S2 के बीच में जो गैप है वो उसकी प्रॉक्सिमिटी हो जाए, पास आ जाए, मतलब उनके बीच का जो गैप है वो कम हो जाए, या यूँ कह लो ड्यूरेशन S2 और ओपनिंग स्नैप के बीच में कम हो जाए, तो हम लोग समझ सकते हैं कि सीवियरिटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ज़्यादा सीवियर ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकेंड कंडीशन की बात करूँ कि पहले हम लोग सिर्फ इतना पढ़ रहे थे कि मिड डायस्टोलिक मर्मर हो रहा है, लेकिन अगर ये मर्मर ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा है, तुम्हारा मर्मर का ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द मिड डायस्टोलिक मर्मर, ये भी सीवियरिटी को बताता है। तो सीवियरिटी ऑफ द मिट्रल स्टेनोसिस हम लोग 2 कंडीशन में हम लोग जान सकते हैं कि अगर S2 साउंड के बीच में और ओपनिंग स्नैप के बीच में प्रॉक्सिमिटी आ जाए, उसका गैप कम हो जाए, एक पॉइंट ये बताता है कि सीवियर हो गया है मिट्रल स्टेनोसिस, दूसरा पॉइंट मिड डायस्टोलिक मर्मर का अगर ड्यूरेशन क्या हो गया है, लॉन्ग हो गया है, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, कॉम्प्लिकेशन देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इसका जो इंपॉर्टेंट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, होता क्या है कि स्ट्रेस में कौन जा रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम जा रहा है, धीरे धीरे लेफ्ट आर्ट्रियम एडॉप्ट करने के चक्कर में क्या करता है, हाइपरट्रॉफी में जाता है और इसकी साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अब कंपेयर में इसके जो वो है तुम्हारा राइट आर्ट्रियम है, वो अभी क्या है, कमी है, ये लेफ्ट आर्ट्रियम की साइज बढ़ गई है, और जब ये साइज बढ़ने की वजह से आसपास के स्ट्रक्चर को क्या करता है, कंप्रेस करता है, क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो अगर ये कंप्रेशन इसोफेगस पे जा रहा है, ध्यान देना, अगर ये कंप्रेशन लेफ्ट आर्टरियम के साइज बढ़ने की वजह से अगर कंप्रेस कर रहा है ये इसोफेगस को, तो डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, निगलने में उसको दिक्कत होगी। अगर ये तुम्हारा ट्रेकिया को कंप्रेस कर रहा है तो विजिंग साउंड में देखने को मिलेगा। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि भाई ये पढ़ तो रहे थे सीवीएस, कहाँ से ये विजिंग और डिस्फेजिया आ गया, सब मिक्स हो गया है, जीआई मतलब डिस्फेजिया भी आ गया, विजिंग भी आ गया। तो तुम्हें ध्यान देना होगा कि मिट्रल स्टेनोसिस में ऐसा हो सकता है। इसका जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो आर्टियल फिब्रिलेशन है, साइज बढ़ने की वजह से आर्टियल फिब्रिलेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें तुम्हें साउंड मैं पहले ही बता चुका हूँ कि तुम्हें वेरिएबल S1 साउंड देखने को मिलेगा, ये बात ध्यान में रखना है। और यही एक बात और पढ़ते हैं हम लोग कि अगर यही साइज बढ़ता रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो हम लोग को याद ही करना पड़ेगा कि हो सकता है ये पूछ ले, वैसे इतना डीप में पूछते नहीं, लेकिन एक बार हम लोग सरसरी निगाह में देख सकते हैं कि अगर किसी भी रीज़न की वजह से, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर किसी भी रीज़न की वजह से कोई भी स्ट्रक्चर अगर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व को कंप्रेस कर रहा है, ध्यान से सुनो, अगर कोई भी स्ट्रक्चर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व को कंप्रेस कर रहा है और उस कंप्रेशन की वजह से अगर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रहा है, मतलब अगर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रहा है, हॉर्सनेस हो जा रहा है, तो उसे क्या करते हैं, ऑर्टनर सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्टनर सिंड्रोम बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मिट्रल स्टेनोसिस में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इसका कॉज मिट्रल स्टेनोसिस ही होता है। किसी भी रीजन की वजह से अगर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व में कंप्रेशन हो रहा है और उसकी वजह से अगर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आ जा रहा है तो ऑर्टनर सिंड्रोम बोलते हैं। लेकिन हम लोग इतना याद रखेंगे कि मिट्रल स्टेनोसिस इस ऑर्टनर सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि मिट्रल स्टेनोसिस हुआ तो लेफ्ट आर्टरियम का साइज बढ़ा, जिसकी वजह से लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व में कंप्रेशन होगा, उसकी वजह से हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्टनर सिंड्रोम बोल रहे हैं।
ठीक है, ये इसका कॉम्प्लिकेशंस हो गया। एक बात और याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग डायग्नोसिस में इसके ईसीजी अगर कराते हैं, डायग्नोसिस में ऐसे पेशेंट का अगर ईसीजी कराते हैं हम लोग को पी मिट्रेल मिलता है। क्या मिलता है? पी मिट्रेल मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पी मिट्रेल मिलता है। मतलब जो नॉर्मली पी वेव अपने लोग का ऐसा होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इस एम शेप का पी वेव देखने को मिल जाता है, एकदम क्लियर कट एम नहीं रहेगा, मतलब एम शेप का अगर मिल जाता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पी मिट्रेल बोलते हैं। अब ये पी मिट्रेल क्यों मिलता है? लेफ्ट आर्टरियम के हाइपरट्रॉफी की वजह से। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ मिट्रल स्टेनोसिस, जब कभी भी लेफ्ट आर्टरियम का हाइपरट्रॉफी हो जाएगा किसी भी कंडीशन में, कभी कभी वो यही पूछ लेता है क्वेश्चन कि भैया पी मिट्रल किस कंडीशन में, अब उसमें हम लोग ढूंढ रहे हैं मिट्रल स्टेनोसिस। नहीं, अगर लेफ्ट आर्टरियम की हाइपरट्रॉफी हुई है, हो सकता है वो मिट्रल स्टेनोसिस की वजह से हुआ हो। अगर लेफ्ट आर्टरियम की हाइपरट्रॉफी हुई है तो उसमें हम लोगों को क्या मिलता है, पी मिट्रल ईसीजी मिलता है। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग और याद कर लेते हैं कि अगर पी मिट्रल है तो क्या कहीं कुछ और भी मिलता है क्या? हाँ, एक वेव होता है पी पल्मोनिल। जैसे ये लेफ्ट आर्टरियम के हाइपरट्रॉफी में मिला, वैसे ही ये राइट आर्टरियम के हाइपरट्रॉफी में मिलता है। तो ध्यान रखना है कि अगर राइट आर्टरियम के हाइपरट्रॉफी में वो सवाल पूछ रहा है तो हमको क्या बताना है, पी पल्मोनिल मिलेगा भैया, और अगर लेफ्ट आर्टरियम के हाइपरट्रॉफी की बात कर रहा है तो पी मिट्रेल मिलेगा। ठीक है, अब एक बात और याद रखना है तुमको कि मैंने बताया कि जो लेफ्ट आर्टरियम है उसकी साइज बढ़ती है, उसकी क्या होती है, साइज बढ़ती है, जिसकी वजह से तुम्हें क्या देखने को मिलता है कि जो ये लेफ्ट बॉर्डर है लेफ्ट आर्टरियम का, ये स्ट्रेट हो जाता है। और ये याद रखना है, एक्सरे पे दिखने वाला, ये हैरिसन में लिख रखा है कि एक्सरे में देखने वाला ये अर्लीस्ट फाइंडिंग है, ये अर्लीस्ट फाइंडिंग है एक्सरे पे दिखने वाला। अर्लीस्ट चेंज देखने को क्या मिलता है, स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर। ये जो साइज बढ़ने की वजह से लेफ्ट हार्ट बॉर्डर की स्ट्रेटनिंग हो जाती है, ये तुम्हें अर्लीस्ट फाइंडिंग हो सकता है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। एक बात और याद रखना कि एक्सरे कराने पे ही इसकी साइज छोटी, राइट आर्टरियम की साइज छोटी और इसकी साइज काफ़ी बड़ी, तो ये शैडो में दो डबल डेंसिटी साइन तुम्हें देखने को मिलता है। एक्सरे कराने पे हमको क्या देखने को मिलेगा, डबल डेंसिटी साइन देखने को मिलता है। ये क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि लेफ्ट आर्टरियम का साइज कंपेयर में राइट आर्टरियम से काफ़ी बढ़ जाता है। ये तुम्हें क्या मिलेगा, डबल डेंसिटी साइन देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है, 2D इको अगर करा के देखोगे तुम्हें हॉकी स्टिक अपीयरेंस रहेगा, काफ़ी फेमस है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से हॉकी स्टिक अपीयरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा, किसमें, मिट्रल स्टेनोसिस में। ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि जो तुम्हारा एंटीरियर लीफलेट होता है वो डूम्ड हो जाता है और जो पोस्टीरियर लीफलेट होता है वो तुम्हारा रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इसकी वजह से ये तुम्हें क्या देखने को मिलता है, हॉकी स्टिक अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग समराइज करना चाहें अगर, तो देखो स्टार्टिंग से एक बार देखते हैं। इसके 3 स्टेज होते हैं, प्रोग्रेसिव, सीवियर, वेरी सीवियर। एरिया के हिसाब से ये नंबर याद रखना। सबसे पहले ये बात कि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है, तभी बोलोगे मिट्रल स्टेनोसिस जब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हो एरिया। नॉर्मल कितना होता है, 4 से 6 होता है। ठीक है, तो ये इसके 3 स्टेजेस याद रखना। इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो रूमेटॉइड हार्ट डिसीज होता है, और रूमेटॉइड हार्ट डिसीज में सबसे मोस्ट कॉमन जो वाल्व होता है वो मिट्रल वाल्व इन्वॉल्व करता है। आगे चल के वो मिट्रल रिगर्जिटेशन होता है, और अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ तो मिट्रल स्टेनोसिस हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, तुम्हारा पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिल जाएगा। जब भी कभी पल्मोनरी एडिमा होगा तो कार्ली बी लाइन, क्रेपिटेशन एंड पिंक फ्रॉ द स्पुटम देखने को तुम्हें मिलेगा। ठीक है, और बाकी ये सब हम लोग जानते हैं। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन अगर होगा तो पल्सटाइल लीवर मिलेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एस्कल्टेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया 5 पॉइंट, या एक एक्स्ट्रा में हम लोग 6 पॉइंट पढ़ लिए। लाउड S1 मिलेगा, लाउड P2 मिलेगा, ओपनिंग स्नैप मिलेगा, मिड डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा, और प्री सिस्टोलिक एसेंचुएशन मिलेगा। टैपिक एपेक्स बीट भी याद रखना। ठीक है, सीवियरिटी के बारे में मैंने बता दिया है। S1 के बारे में एक्स्ट्रा याद ये रखना कि लाउड S1 भी मिलता है, सॉफ्ट S1 भी मिलता है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि अगर कैल्सीफाइड, कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हम लोग याद किए रहते हैं कि लाउड S1 मिलेगा, लेकिन अगर वो कैल्सीफाइड मिट्रल स्टेनोसिस की बात कर रहा है या वेरी सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस की बात कर रहा है, तो अगर उसमें सॉफ्ट ऑप्शन है तो एक बार उसको टिक करो, वो सही होगा। ठीक है, बाकी सीवियरिटी हम लोग पढ़ ही चुके हैं। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन में याद रखना। एक मैंने बताया था आर्टनर्स सिंड्रोम, वो जरूर याद रखना। ठीक है, कि इसमें ये देखने को मिल सकता है कि मिट्रल स्टेनोसिस में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जनरली लोग नोटिस नहीं करते हैं, तो इसको याद रखना रहेगा अपने लोग को।
पी मिट्रेल, पी पल्मोनियल याद रखना, यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम की हाइपरट्रॉफी हो रही है, इस वजह से पी मिट्रेल देखने को मिल रखा है। डबल डेंसिटी साइन देखने को मिलेगा। एक्सरे में जो अर्लीस्ट फाइंडिंग होती है वो लेफ्ट हार्ट बॉर्डर का स्ट्रेटनिंग होता है, बाकी हॉकी स्टिक अपीयरेंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम लोग मिट्रल रिगर्जिटेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।